नमस्कार बच्चों, सीए इंटर के लिए पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में हमें अमेंडमेंट्स आई हैं कंपनीज एक्ट 2013 में। सिर्फ कंपनीज एक्ट में ध्यान दीजिएगा। और यहां हम बात करने जा रहे हैं ऑब्वियसली कौन से अटेम्प्ट की, फॉर मई 2023 अटेम्प्ट के लिए जो अमेंडमेंट्स इशू ने बताई हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड प्रिलिमिनरी जिसका नाम है, जहां हम स्मॉल कंपनी पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85 रेड विद रूल नंबर 21T। तो वहां पे लिमिट्स में चेंज आया है। सिर्फ लिमिट्स क्या है, जैसे हम पहले पढ़ते थे, ये कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी है। दो कंडीशन होती थी, पीयूसी एंड टर्नओवर। तो पीयूसी हम पढ़ा करते थे कि भैया 2 करोड़ से ज्यादा ना हो, ये लिमिट कर दी गई है 4 करोड़, राइट। मतलब 2 करोड़ को चेंज करके 4 करोड़ कर दिया गया है। और हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब जो हम कहते थे 10 करोड़ है। एंड टर्नओवर जो हम कहते थे भैया एज पर P&L अकाउंट किससे ज्यादा ना हो 20 करोड़ से, इसको चेंज करके कर दिया गया है 40 करोड़। मतलब 2 चेंजेस हो गए, पीयूसी 4 करोड़, टर्नओवर 40 करोड़। और टर्नओवर में हम पढ़ते थे हायर अमाउंट, लेकिन जो 100 करोड़ से ज्यादा ना हो। बाकी सब कुछ सेम है, बस ये 2 लिमिट रूल्स में चेंज की गई है। वैसे आपको पता भी होंगी, करवाई भी गई क्लास में ये वो, राइट। लेकिन जिस बच्चे का अपडेशन ना हुआ वो अपने कर सके। ऑब्वियसली मैंने एक चीज आपको हैंड रिटन में लिखवाई है, उसके अंदर आप कर सकते हैं। और ये पीडीएफ भी मुझसे व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं। चैप्टर 3 से रिलेटेड जहां हम पढ़ते हैं पास प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, वहां पे सेक्शन 42 में हम पढ़ते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट रेड विद रूल नंबर 14। तो रूल नंबर 14 में एक चेंज है। तो पहली बात तो आपको प्राइवेट प्लेसमेंट मालूम है कि उनसे आप पैसा उठा रहे हो, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ ये पर्सन्स हैं, जो कि हम कहते हैं कि भैया ये जो लोग होंगे, रूल्स के मुताबिक हम पढ़ते हैं ज्यादा से ज्यादा 1 साल में कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, राइट। तो अब 200 लोग 1 साल में थे, यही आप पढ़ के आते हैं कि उसमें हम QIB ESOP को कंसीडर नहीं करते। और ये लिमिट है ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटीज के हिसाब से हम लेके चलते हैं। यहां तक कोई चेंज नहीं है, मैं सिर्फ चेंज की ही बात करूंगा। आप पूरे नोट्स जरूर चाहे आपको यहां मेरे दिख रहे होंगे। तो देखिए यहां पे अगर मैं एग्जैक्टली आपसे बात करूं तो ये है, यहां देखिएगा रूल नंबर 14, सब रूल नंबर 1 एंड 8, जहां हम ये कहते हैं कि भैया कि अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा उठा रहे हो, हर पैसा उठाने से पहले आपको क्या पास करना होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना होता है, राइट। और उसकी फाइलिंग करनी होती है ROC के पास। देन हम नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से रिलेटेड पढ़ा करते हैं कि NCD नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से अगर आपने पैसा रेज किया है और अगर लिमिट्स एक्सीड नहीं हो रही हैं 181C की, राइट। NCD नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर अगर विद इन 181C है तो हम कहते हैं हमें ऐसा नहीं चाहिए, किससे काम चल जाएगा, आपका बोर्ड रेजोल्यूशन से ही काम चल जाएगा, राइट। यही पढ़ते हैं हम लोग, राइट, BR से। देन हम ये कहते हैं कि NCD से रिलेटेड ही है कि अगर आपकी लिमिट एक्सीड भी होगी, मतलब अगर आप 181C की अगर लिमिट एक्सीड भी कर देते हैं 1 साल के अंदर, तो भी आपको बार बार SR से नहीं चाहिए, आपको एक ही SR से काम चल जाएगा। 1 SR इन ए ईयर इफ 181C की आपने लिमिट क्या कर दी है, एक्सीड कर दी गई है, राइट। देन हम ये भी पढ़ते हैं अगर आप QIB हो तो QIB से रिलेटेड भी उनको एक ही SR साल में चाहिए होता है। अब हुआ क्या है, बस भैया ये एक प्रोविजन और नई इंसर्ट कर दी गई है। ये क्या कर दी गई है, ये आपने अपने हैंड रिटन में देखिए, पक्का इंसर्ट कर लीजिएगा। ये क्या है कि कहता कोई भी आपने ऑफर या इन्विटेशन ऑफ एनी सिक्योरिटीज नहीं करना अगर आप क्या हैं, अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट है, नंबर 1, इनकॉर्पोरेटेड है, या नंबर 2 आप नेशनल है। नेशनल का मतलब इंडिविजुअल कह सकते हैं आप, राष्ट्रीय हैं, किसके, ऑफ अ कंट्री विच शेयर्स लैंड बॉर्डर विद इंडिया। मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट से आप पैसा उठा रहे हो, किससे, या बॉडी कॉर्पोरेट या एक व्यक्ति, किसका, जो रहता है हमारे देश में नहीं, आउटसाइड इंडिया है, लेकिन सारी कंट्रीज नहीं, वो कंट्रीज जिनके साथ हम अपना क्या शेयर करें, लैंड बॉर्डर। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूं, ऑब्वियसली सबसे पहले तो क्या आ गया, पाकिस्तान, चाइना के साथ भी है अपना, राइट, उनके साथ तभी इशू रहता है। बांग्लादेश भी आपको पता होगा, नेपाल भी आपको मालूम है, राइट। तो ऐसी कंट्रीज जिनके साथ हम अपना क्या शेयर कर रहे हैं, लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, भूटान वगैरह,
उनके साथ आपने बस ध्यान रखना है कि अगर वहां के लोगों से आप पैसा उठा रहे हो तो क्या करना होगा। कहता आपको एक अप्रूवल लेनी पड़ेगी सरकार से, और ये अप्रूवल कौन से एक्ट के द्वारा लेनी है, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा, क्योंकि बाहर से क्या आ रही है, फॉरेन करेंसी आ रही है। तो कहता है एक अप्रूवल लीजिए अंडर फेमा नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019, मतलब ये आपने ध्यान रखना है, और उसको अटैच कीजिए इस अप्रूवल को विद प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर, जो कि आप भेजते हो इन्वेस्टर के पास, उसको ये साथ में आपने अटैच करके भेजनी है। मतलब बस हमारी अमेंडमेंट ये है, फेमा अप्रूवल अगर लैंड बॉर्डर विद इंडिया, ऐसे देश से उसकी कंपनी हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो या नेशनल हो, उससे पैसा उठा रहे हो तो आपने ये अप्रूवल लेनी है। बस यहां पे सेक्शन 42 की यही अमेंडमेंट है और कुछ नहीं है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 जिसमें हम पढ़ते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, उसके रूल नंबर 16 के अंदर जब हम रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स की बात करते हैं कि आरओसी के पास फाइलिंग करनी है, 30 जून तक करनी है, 31 मार्च की करनी है, डीपीटी 3 फॉर्म के अंदर करनी है, हर कंपनी को करनी है, लेकिन अदर देन व्हाट, गवर्नमेंट कंपनी। अब उसी में बस ये चेंज है हमारा, ये ध्यान दीजिएगा, ये चेंज है। एंड कहता इसका ऑडिट भी करवाना है आपने, राइट, ड्यूली ऑडिटेड बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, जो भी आपके पास डिपॉजिट्स हैं, एंड डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट शैल बी सबमिटेड बाय द ऑडिटर इन फॉर्म डीपीटी 3। और जो ऑडिट करवाया उससे रिलेटेड ऑडिटर क्या करेगा, एक डिक्लेरेशन देगा ऑडिट की इन फॉर्म नंबर डीपीटी 3। ये 29 अगस्त 2022 को एमसी की नोटिफिकेशन से जस्ट ये हिस्सा इंसर्ट किया गया है। चैप्टर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस से रिलेटेड नोटिफिकेशन, यह एक रूल नंबर 13 इंसर्ट किया गया है, जो कि 2 बातें कहता है। कहता है साइनिंग ऑफ चार्ज ई फॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स बाय, देखिए ये क्या है, अगर कंपनी देखिए चली गई है इंसॉल्वेंसी, राइट, तो उसके ऊपर एक कोड आता है, आप सारे जानते होंगे, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 का, राइट। तो कहता हुआ क्या, साइनिंग ऑफ चार्ज ई फॉर्म्स बाय इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और लिक्विडेटर। देखिए इंसॉल्वेंसी को कोशिश की जाती है कंपनी को बचाने की, उसको ट्रीट किया जाता है जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। लेकिन अगर ये ट्रीट नहीं हो पाता, मतलब कंपनी को नहीं बचाया जा सकता, तो उसके बाद देयर आफ्टर कंपनी कहां चली जाती है, कंपनी चली जाती है लिक्विडेशन में, कंपनी को बंद करने की कार्रवाई की जाती है। तो दरअसल जैसे कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती है, एक स्पेशल प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाता है जिसे हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कह लो, IRP कह लो, या इसी को हम कहते हैं RP, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। और लेकिन इसी आदमी का नाम चेंज होके क्या डल जाता है, लिक्विडेटर डल जाता है, अगर कंपनी कहां चली जाती है, लिक्विडेशन। तो अब अमेंडमेंट क्या है, रूल नंबर 13 क्या कहता है, कहता है जितने भी इस चैप्टर में फॉर्म थे CHG 1, 4, 8, 9, कहता है ये साइन कौन करेगा, IRP या RP या लिक्विडेटर फॉर कंपनीज अंडर व्हाट, या कंपनी रेजोल्यूशन में है, मतलब रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है इंसॉल्वेंसी को, या लिक्विडेशन में है, और लिक्विडेटर एज द केस में भी। एंड नंबर 2, जब साइनिंग करनी है इन्होंने तो साथ में उसकी फाइलिंग किसके पास करनी है, ROC के पास करनी है। ये एक हल्का सा बस आपने अपने नोट्स में एंड में बस क्या कर लीजिए, इंसर्ट कर लीजिए, और कुछ नहीं है। चैप्टर नंबर 8 डिविडेंड से रिलेटेड, उसमें हम सेक्शन 125 पढ़ते हैं, IEPF फंड जो बनता है, जिसमें हम लिस्ट पढ़ते हैं कि पैसा कहां कहां से आएगा। इसी के बस क्योंकि इसे हम पढ़ते होते हैं रेड विद रूल नंबर 3 क्रेडिट टू फंड्स, कि सरकार ने कुछ दिया, डोनेशन वगैरह हो गई, अनपेड अकाउंट, ये वो, राइट, सारे वही पॉइंट। सिर्फ एक रूल नंबर 3 ने एक पॉइंट अलग से क्या ऐड किया है, रूल 3 में भी यही पॉइंट दे रखे हैं, बस एक नया FA क्लॉज इंसर्ट की गई है। कहता ऑल द शेयर्स हेल्ड बाय अथॉरिटी, कहता जो भी शेयर्स हैं अथॉरिटी के पास इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजो टू सब सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 90। अब देखिए सेक्शन 90 के अंदर आप क्या पढ़ के आते हैं, आप पढ़ के आते हैं बेनिफिशियल ऑनर, राइट। वहां पे हम सेम 90(9) के अंदर ये सेम पॉइंट पढ़ते हैं, बस वही कहता है, वहां पे भी हम यही पढ़ते हैं कि भैया ये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे IEPF में, तो ऑब्वियसली इस सेक्शन में भी इंसर्ट करना था, तो बस यही लिखा है कि जो भी शेयर्स हैं अथॉरिटी के पास हैं 90 सब सेक्शन 9 के अंदर, एंड उससे होने वाले जो भी बेनिफिट्स हैं राइजिंग आउट ऑफ सच शेयर्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, ये भी हम डाल देंगे IEPF के अंदर। तो भैया बस इतनी सी ये एक अमेंडमेंट है सेक्शन 99।
99 के अंदर ये पढ़ के आते हो। कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट इन द सेक्शन 125 रेड विद रूल नंबर 3। बस ये एक पॉइंट आपने अपने नोट्स में क्या करना है, इंसर्ट करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 में अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, जहां हम डील करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा, सेक्शन नंबर 128 के अंदर, जहां हम कहते हैं कि भैया प्रॉपर बुक्स होंगी, जैसे मैं नॉर्मली आपको कोड की देता हूं, डेफ, डी से डबल एंट्री, ई से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ए से एक्रूअल, एफ से ट्रू एंड फेयर व्यू। वहां इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से रिलेटेड हम रूल नंबर 3 पढ़ा करते हैं। तो रूल नंबर 3 में चेंज क्या है, जैसे हम कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलिवेंट बुक एंड पेपर मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड शैल रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया सो टू बी यूजेबल फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस, कि भारत में होने चाहिए। बस अब हम क्या करें, एक्सेसिबल इन इंडिया एट ऑल टाइम्स, मतलब एक नया वर्ड क्या डाल दिया, एट ऑल टाइम्स, हर समय इंडिया में ये अवेलेबल आपके पास होने ही चाहिए। देन हम पढ़ा करते हैं इसमें प्रोविजन की फाइनेंशियल ईयर 2022 को चेंज करके यहां कर दिया गया 2023 से, कि हर एवरी कंपनी जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही है फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके अंदर फीचर कौन से होने चाहिए, रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल, क्रिएटिंग एन ऑडिट लॉग ऑफ ईच चेंज। मतलब 2022 को कर दिया गया है 2023, और कुछ नहीं है, राइट। तो ये एक हल्का सा चेंज। इसके बाद हम यहां पढ़ते थे कि भैया आपके पास प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, स्टोरेज, रिट्रीवल, प्रिंट आउट, डिस्प्ले वगैरह का, और उससे रिलेटेड हम पढ़ते हैं कि बैकअप आपने मेंटेन करना ही है। और इसमें हम पढ़ते थे अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड वगैरह में है, चाहे हिंदुस्तान के बाहर है, शेल बी केप्ट इन सर्वर्स फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया, कि भैया जो बैकअप क्रिएट करेंगे तो उन सर्वर्स में जो फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया, पहले हम पढ़ते थे ऑन पीरियोडिकल बेसिस, अब हम क्या कह रहे हैं कि बैकअप जो लेना है वो किस पे लेना है, सर्वर तो वही है हिंदुस्तान में होने चाहिए, बट डेली बेसिस। हल्का सा एक एक वर्ड का यहां पे बस चेंज है, और कोई रॉकेट साइंस ऐसे यहां पे कोई चेंज वाली हमें नजर नहीं आती है। देन एक क्लॉज नंबर ई यहां पे कहता है वेयर द सर्विस प्रोवाइडर, अगर हिंदुस्तान के बाहर है, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन इन कंट्रोल ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर बुक्स एंड पेपर इन इंडिया। मतलब वर्ड क्या आ गया, पर्सन इन कंट्रोल, उसका नाम एंड एड्रेस, ये भी आपको बताना है। बेटा हमारी मेजर अमेंडमेंट आती है सेक्शन 135 सीएसआर से रिलेटेड, क्योंकि सितंबर 2022 में काफी अमेंडमेंट आई इसके ऊपर। देखिए आप सब सेक्शन 1 रेड विद रूल नंबर 3 एंड 5 में पढ़ते हैं कि सीएसआर या सीएसआर कमेटी कब बनानी है, जब तीनों में से कोई भी एक लिमिट सेटिस्फाइड हो जाए, नेटवर्थ 500 करोड़ या टर्नओवर 1000 करोड़ या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़, राइट, पिछले फाइनेंशियल ईयर में। इसके साथ हम पढ़ते हैं रूल नंबर 3 सब रूल 1 एंड 3 सब रूल 2। सब रूल 2 में हम क्या पढ़ते थे, जो ओमिट हो गया है, कि इन तीनों में से कोई भी लिमिट लगातार 3 साल, तीनों में से कोई भी लिमिट अगर लगातार 3 साल नहीं लगेंगी तो आपको ना तो सीएसआर कमेटी बनानी है, ना ही सब सेक्शन 2 से लेके 6 तक का कंप्लायंस करना है, जिसका मतलब है कमेटी नहीं बनानी तो भैया सीएसआर पे कोई पैसा लगाना भी नहीं है। ये हो गया ओमिट, मतलब ये 3 साल वाला पॉइंट आप अपने नोट्स में से काट दीजिए, राइट। लेकिन अब चीज क्या आती है, सब रूल 1 में एक प्रोविजो इंसर्ट की जाती है। अब ये प्रोविजो क्या कहती है, सब रूल 1 में प्रोविजो ये कहती है कि भाई साहब अगर आपके यहां अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट है, अनस्पेंट मतलब सीएसआर का जितना आपका ऑब्लिगेशन बना था, पैसा आपने खर्च नहीं किया सबसेक्शन 6 में, राइट, तो आपको स्टिल क्या करना होगा, सीएसआर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी और सबसेक्शन 2 से लेके 6 का कंप्लायंस करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स पहले क्या था, 3 साल तक लिमिट नहीं लगी कोई भी, तो आप सीएसआर से बाहर हो गए, राइट। लेकिन अब जब वो चीज रही नहीं, तो इसलिए कहता है कि भैया अगर अनस्पेंट अमाउंट है, अगर आपका अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट है, तो भैया स्टिल आपको सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी और सब सेक्शन 2 से लेकर के 6 तक का आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा। देर आफ्टर हम सीएसआर की रिपोर्टिंग के ऊपर पढ़ते हैं रूल नंबर 8 कि सीएसआर पे रिपोर्ट बनाओगे, जो कि बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी उसके बारे में लिखा जाएगा।
जहां पे रूल नंबर 8 सब रूल 3 में हम पढ़ते हैं कि हर कंपनी जिसकी CSR ऑब्लिगेशन 10 करोड़ रुपए है, कम से कम 10 करोड़ रुपए है, और वो कब से है, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से है, तो आपको एक इम्पैक्ट असेसमेंट करवानी है, मतलब एक रिपोर्ट बनानी है कि CSR पे पैसे लगा के उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवाओगे, कोई भी CSR का आपका प्रोजेक्ट जिसमें आउटले, जिसमें मीन्स आपने खर्चा कम से कम रखा था 1 करोड़ रुपए, मतलब पहली बात CSR ऑब्लिगेशन 10 करोड़ है, पिछले 3 साल से है। एक आप इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनवाओगे, इंडिपेंडेंट एजेंसी से बनवाओगे, प्रोवाइडेड जो भी आपका CSR प्रोजेक्ट है उस पर कम से कम 1 करोड़ रुपए लग रहा है, और ये जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट किए 1 साल हो गया है, 1 साल होने के बाद ही देखोगे ना इम्पैक्ट है क्या नहीं, इसलिए है विच हैव बीन कंप्लीटेड एंड नॉट लेस देन 1 ईयर बिफोर अंडरटेकिंग द इम्पैक्ट स्टडी, इम्पैक्ट स्टडी करने से पहले। अब इससे रिलेटेड अमेंडमेंट क्या आती है, देखिए जब आपने इंडिपेंडेंट एजेंसी से ये रिपोर्ट बनवाई तो उस पर भी तो कुछ खर्चा हुआ होगा, उसको हम मान लेते होते हैं डीम्ड CSR एक्सपेंडिचर, कि जो भी अंडरटेकिंग ने इम्पैक्ट असेसमेंट करवाई उसको भी आप बुक कर सकते हो एक्सपेंडिचर को टुवर्ड CSR फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। लेकिन हम पहले क्या पढ़ते थे, 2 लिमिट पढ़ते थे। पहले हम पढ़ा करते थे 5% ऑफ जितना टोटल CSR आपका एक्सपेंडिचर, अब वो 5% की लिमिट भैया चेंज होके हो गई है, कितना, ये लिमिट अब बेटा जी चेंज होके हो गई है 2%। कंपेयर विद पहले हम पढ़ते थे 50 लाख, वो आज भी 50 लाख है, लेकिन चेंज क्या हुआ है, चेंज ये हो गया है, पहले होता था विच एवर इज लेस, अब क्या कर दिया गया है, विच एवर इज हायर। मतलब जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर का CSR एक्सपेंडिचर है, मान लो 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ का 2% कितना हो गया जी, 2 करोड़ हो गया। कंपेयर विद क्या करोगे आप, 50 लाख करोगे, दोनों में से आपने क्या लेना है, विच एवर इज हायर, मतलब 2 करोड़ रुपए को हम CSR एक्सपेंडिचर बुक कर सकते हैं। जबकि पहले ये लिमिट क्या होती थी, ये हम लेते थे 5%, 5 करोड़, और लेते थे विच एवर इज लेस, लेस होने से हम CSR एक्सपेंडिचर 50 लाख से ऊपर मान ही नहीं सकते थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया, विच एवर इज हायर कर दिया गया। तो ये बड़ी जबरदस्त एक प्रैक्टिकल अमेंडमेंट है जिसे आपने ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए स्केड्यूल नंबर 7 में हम ये पढ़ा करते थे कि इन चीजों में आप क्या कर सकते हो, पैसा वगैरह खर्च कर सकते हो, पॉवर्टी, हेल्थ, क्लीन गंगा फंड, ये वो, राइट। तो अब एक सर्कुलर आया जुलाई 2022 में, हर घर तिरंगा, मतलब इंडियन नेशनल फ्लैग की आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, ताकि लोगों में हम इन्वोक एक भावना पैदा करें किस चीज की, पेट्रियोटिज्म की, कि भारतीय नेशनल फ्लैग के बारे में उन्हें पता चले। तो इससे रिलेटेड अगर किसी कंपनी ने मास स्केल फ्लैग्स की प्रोडक्शन करी, उनकी सप्लाई करी, एफर्ट्स लगाए, राइट, तो हम इसको भी CSR एक्टिविटी मान लेंगे अंडर आइटम नंबर 2 ऑफ स्केड्यूल नंबर 7 के अंदर। तो स्केड्यूल 7 में एक आइटम ऐड कर लीजिए, हर घर तिरंगा, आजादी का अमृत महोत्सव, इंडियन नेशनल फ्लैग से रिलेटेड, उसको प्रमोट करने से रिलेटेड। देर आफ्टर रूल 4 में एक अमेंडमेंट आती है। रूल 4 में हम पढ़ा करते थे कि CSR का आप पैसा कैसे खर्च करोगे, या तो खुद या थ्रू। अब ये रूल नंबर 4 सब रूल 1 पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, जहां हम 4 पॉइंट पढ़ा करते थे, A, B, C, D। मैं बता दूं B और C पॉइंट अभी भी कॉपी पेस्ट है, और A एंड D पॉइंट में एक हल्का सा चेंज है, वो बताने जा रहा हूं, तो इसलिए पूरा ही पढ़ रहा हूं। पहली बात तो चेंज ये है कि भैया पहले भी हम ये पढ़ते थे, कोई भी कंपनी जो आपने सेक्शन 8 में बनाई कंपनीज एक्ट में, या कोई रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटी, राइट। अब नया इन्होंने ऐड क्या किया है, रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट या सोसाइटी जो कि एग्जम्प्ट है अंडर क्लॉज नंबर 4, 5, 6, 6A ऑफ क्लॉज 23C ऑफ सेक्शन 10 किसका, इनकम टैक्स एक्ट का। सेक्शन 10 में आप पढ़ते हो एग्जम्प्टेड इनकम, बस इन्होंने ये एक हिस्सा उसमें फर्दर एड ऑन कर दिया गया कि कंपनी है या तो सेक्शन 8 में इनकॉर्पोरेटेड है, या पब्लिक ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो कि सेक्शन 10 में कह लीजिए आप एग्जम्प्टेड है, और रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 जहां आप चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह पढ़ते ही हो, एंड अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, चाहे आपको स्टैब्लिश किया कंपनी ने खुद ब खुद सिंगली और अलॉन्ग विद एनी अदर कंपनी, बस ये चेंज है। बी पॉइंट सेम ही है कि कोई भी कंपनी बनी है सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट में, या रजिस्टर्ड ट्रस्ट या सोसाइटी है जो एस्टैब्लिश्ड बाय कौन है, गवर्नमेंट है,
सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ये सेम ही है। सी में कोई और एंटिटी जो स्टैब्लिश है अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी सेम है, कोई भी एंटिटी जो पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाए गए हैं। डी पॉइंट में सेम कॉपी पेस्ट यही पॉइंट है, पहले भी यही होता था, बस ये वाला हिस्सा जो मैंने कहा कि भैया ये वाला कि आप एग्जाम्प्टेड है अंडर सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स, ये नया इंसर्ट किया गया, वही जो ऊपर था वही कॉपी पेस्ट यहाँ है। जहां पहले हम पढ़ा करते थे आप सेक्शन 8 में एक कंपनी हो या रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट हो या चैरिटेबल सोसाइटी हो, एग्जाम्प्टेड है अंडर सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स, या रजिस्टर्ड हो अंडर सेक्शन 12A ऑफ इनकम टैक्स एंड 80G में जो डोनेशन मिलती है उसके लिए आप अप्रूव्ड हो, एंड हैविंग एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 3 years इन अंडरटेकिंग सिमिलर एक्टिविटीज। ये पहले भी था 3 साल वाला पॉइंट। तो बस इतना सही कह लीजिए, ये चीज ऐड की गई है और साथ में एक्सप्लेनेशन कहती है फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज सी, जैसे यहाँ एंटिटी वर्ड था, एंटिटी शैल मीन अ स्टैट्यूटरी बॉडी, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि शेड्यूल 7 की एक्टिविटीज के लिए क्वालिफाइड है। कि एंटिटी का मतलब है जो सरकार, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, स्टैट्यूटरी का मतलब ही है बाय स्पेशल एक्ट ऑफ सरकार, चाहे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये एक यहां पे चेंज आया है। तो इसके साथ हमारी कंपनीज एक्ट से संबंधित और ये कह लीजिए अमेंडमेंट्स यहां समाप्त होती हैं। गुड लक, गॉड ब्लेस।